की शुरुआत में हमें गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशन की प्रिजन फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहां शेडो को कैद करके रखा हुआ था और वो पिछले 50 सालों से गहरी नींद में सोया हुआ था। शेडो को मारिया की याद आने लगती है, जिससे अचानक उसकी आंख खुल जाती है और अब वो लैब के सिस्टम को हैक करने लगता है। वहाँ मौजूद ऑफिसर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अब वो वेपन लेकर शेडो को रोकने के लिए उसके पास आ जाते हैं, पर शेडो कंटेनर को एक पंच में ही तोड़ देता है और वो टेलीपोर्ट होकर सभी ऑफिसर्स को मारकर बेहोश करने लग जाता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। अब शेडो फुल स्पीड के साथ वहां से निकल जाता है और टोक्यो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अब हमें ग्रीन हिल में सोनिक, टेल्स और नकल्स को दिखाया जाता है, जो टॉम और मेडी के साथ खुशी से रहते हैं। वो एक रेस करने वाले थे। मेडी रेस को स्टार्ट करती है, तीनों तेजी से रन करने लगते हैं। सोनिक सबसे फास्ट आगे बढ़ रहा था, पर टेल्स भी अपनी पूंछ की मदद से फ्लाई करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। नकल्स भी आगे था, जिससे वो सोनिक को चिढ़ा रहे थे। सोनिक अब फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और एक बार में ही पूरे ग्रीन हिल्स का चक्कर लगाकर एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है। वो खुश हो रहा था कि वो जीत गया, पर टेल्स और नकल्स पहले से ही वहां मौजूद थे। सोनिक को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ। सोनिक जब उन्हें टच करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों होलोग्राम थे, जिससे वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। वहां टॉम, मेडी और बाकी सभी सोनिक को सरप्राइज देते हैं और सोनिक को बताते हैं कि आज हैप्पी बी अर्थ डे है। टॉम बताता है कि यह दिन तुम्हारी अर्थ पर आने की एक एनिवर्सरी की तरह है, इसीलिए हमने बर्थडे की मीनिंग में अर्थ को अलग करके लिखा हुआ है। सोनिक कहता है कि क्या वो रेस सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए की गई थी, लेकिन फिर भी मैं उसमें पूरी तरीके से नहीं फंसा और वो पार्टी करने लगते हैं। पार्टी के बाद सोनिक टॉम को थैंक्स कहता है कि तुमने वास्तव में मेरे लिए काफी कुछ किया है, और अब सोनिक अपने उस पुराने केव में आ जाता है, जब वो अर्थ पर आने के बाद सालों तक छिप कर रहा और किसी के सामने नहीं आया। टॉम उस जगह को देखकर हैरान था। उसे वहां पर एक पेंटिंग दिखाई देती है। वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। सोनिक उसे बताता है कि ये लॉन्ग क्लो है, जिन्होंने मुझे बचपन में पाला था और मैंने उन्हें याद रखने के लिए इस पेंटिंग को बनाया था। अब हमें शेडो को दिखाया जाता है, जो टोक्यो शहर में पहुंच चुका था। वो देखता है कि अभी 2024 चल रहा है, जिससे उसको गुस्सा आता है कि मुझे 50 सालों तक कैद करके रखा गया। गन ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स भी वहां जाते हैं, जो शेडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शेडो गुस्से में कहता है कि तुम अभी मुझे अकेला छोड़ दो, और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन्हें पीटने लग जाता है। वहीं सोनिक ग्रीन हिल्स में अपने दोस्तों के साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन तभी वहां हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसमें गार्डियन यूनिट ऑफ नेशन, जिसे शॉर्ट में गन नाम से जाना जाता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर रॉकवेल आई थी। वो सोनिक को बताती है कि अभी टोक्यो में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और मुझे कमांडर वाल्टर्स ने टीम सोनिक को लेने के लिए भेजा है। वो टॉम और मेडी से कहता है कि तुम खाने को फ्रिज में रख दो। अब टीम सोनिक लोगों को बचाने के लिए रवाना हो रही है और वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि टोक्यो में एक तेज एक्सप्लोजन हो रहा है। वो तीनों एक हीरो की तरह नीचे एंट्री मारते हैं। वहां चारों तरफ किओस मचा हुआ था। उन तीनों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा। तभी उनके ऊपर कोई कार से अटैक करता है। नकल्स उसे रोककर सभी को बचा लेता है। शेडो अब उन सभी के सामने आ जाता है। वो तीनों उसे देखकर हैरान होते हैं। सोनिक कहता है कि तुम कौन हो और मेरी तरह क्यों हो। शेडो बोलता है कि तुम मेरा टाइम बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊँ। सोनिक उसे कहता है कि हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते, हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। शेडो बताता है कि तुम गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशन के हेलीकॉप्टर से आए हो, इसीलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नकल्स को गुस्सा आता है और उसे एक पंच मारने जाता है, पर शेडो काफी फास्ट टेलीपोर्ट होकर उसके आगे आ जाता है, जिससे वो नकल्स का हाथ मरोड़ देता है और उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। सोनिक और टेल्स उसे संभालते हैं। वो तीनों वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोनिक कहता है कि हमें मिलकर इसे हराना होगा, पर अब शेडो टेलीपोर्ट होकर उन्हें पीटने लगता है। वो सोनिक को पकड़कर ऊपर ले आता है और पीट कर नीचे गिरा देता है। शेडो कहता है कि तुम सभी कमजोर हो और वो अपनी बाइक लेकर वहां से निकलने लगता है, पर सोनिक फुल स्पीड में उसके पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। शेडो उस पर फायरिंग करने लगता है, पर सोनिक उसके अटैक से बच रहा था। सोनिक उसकी बाइक पकड़ लेता है, पर शेडो उसे टेलीपोर्ट करके आसमान में ले आता है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर रन करने लगता है। सोनिक ऊपर गिर जाता है, पर शेडो अपनी बाइक से लगातार
लगातार आसमान की तरफ बढ़ रहा था और अब वो तेजी से नीचे आता है। सोनिक भी अपनी फुल एनर्जी से उसे पंच मारने लगता है। उन दोनों का यह अटैक इतना पावरफुल था कि पूरे टोक्यो की लाइट चली गई थी। सोनिक की जब आंख खुलती है तो शेडो वहां नहीं होता और सोनिक हथकड़ियों से बंधा हुआ था। टेल्स नकल्स को लेकर वहां जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अकेले एक्शन नहीं लेना चाहिए, हम तीनों एक टीम है। फिर वो तीनों आगे का प्लान बनाने के लिए चाओ गार्डन नाम के एक रेस्टोरेंट में आते हैं जो टोक्यो की एक फेमस जगह थी। अब वहां पर कमांडर वोल्टर्स भी आ जाते हैं। सोनिक उनसे पूछता है कि वो ब्लैक हेजो कौन था। वो उसे शेडो की पूरी स्टोरी बताते हैं कि आज से लगभग 5 साल पहले जब एक उल्का पिंड ओक्लाहोमा से टकराया था तो उस मीटेओरॉइड के अंदर शेडो मौजूद था। शेडो की पावर काफी ज्यादा थी, उसके पास केओस एनर्जी है जिसने सभी साइंटिस्ट को चौंका कर रख दिया और आज तक ऐसी पावर किसी ने नहीं देखी थी। साइंटिस्ट को लगता है कि वो इस पावर का इस्तेमाल करके इंसानियत को एक नए युग में लेकर जाएंगे, पर शेडो की ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। लैब में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिससे पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो गई और इसमें मारिया की जान चली गई जिसे शेडो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। इस प्रोजेक्ट के लीडर जो डॉक्टर गेराल्ड था उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें कैद कर दिया गया और ये शेडो प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद हो गया। शेडो को कैसे संभाला जाए ये किसी को पता नहीं था और वो सभी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था, इसीलिए उसे स्टेसिस में रखा गया और हमेशा के लिए सुला दिया गया। पर अब वो आजाद हो चुका है। सोनिक कहता है कि शेडो 50 साल से कैद था, जरूर उसे आजाद करने में किसी ने मदद की होगी। वहाँ अचानक से कई सारे एक रोबोट आ जाते हैं। सोनिक ये देख लेता है और वो सभी को नीचे झुकने को कहता है। तेज एक्सप्लोजन होता है। एक ड्रोन ने सोनिक और उसके दोस्तों को पॉइंट पर ले लिया था। टेल्स कहता है कि आखिर ये रोबोट ड्रोन यहाँ कैसे आ सकते हैं, रोबोटनिक तो मारा जा चुका है। अब वहाँ पर एक बाइकर आता है, उसके पास भी गैजेट्स थे जिनकी मदद से वो सभी एक रोबोट्स को शॉक देकर खराब कर देता है। सोनिक उसे पूछता है कि तुम कौन हो, पर वहाँ से निकल जाता है। सोनिक अब कमांडर के पास आता है जिनकी हालत काफी खराब होती है। वो सोनिक को एक की कार्ड देते हैं। सोनिक पूछता है कि ये क्या है। कमांडर बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन की चाबी है जिसे हमारे गन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया गया था और मुझे केवल तुम पर ही भरोसा है, तुम ही इस चाबी को सुरक्षित रख सकते हो। तभी वो अपना दम तोड़ देते हैं। अब वहाँ पर गन ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स आ जाते हैं। वो उस पूरी जगह को घेर लेते हैं। सोनिक अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल चुका था। डायरेक्टर रॉकवेल कमांडर के पास चाबी ढूंढने लगती है पर उन्हें उनके पास से कोई चाबी नहीं मिलती, पर उसके पास सोनिक की फोटो होती है जिससे उसे लगता है कि सोनिक ने उनसे वो चाबी छीन ली। वो कहती है कि मुझे उस हेजोग पर पहले से ही भरोसा नहीं था। सोनिक अपने साथियों के साथ तेजी से दौड़कर उस बाइकर का पीछा करने लगते हैं जो बाइकर एक पोर्ट पर जाकर रुक जाता है। अब वो बाइकर अपना हेलमेट उतार देता है। वो रोबोटनिक का असिस्टेंट स्टोन था। सोनिक उसे पहचान लेता है। वो पूछता है कि तुमने शेडो को आजाद क्यों किया। स्टोन कहता है कि हमारा उस शेडो से कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हें ये बात साबित कर सकता हूँ। और वो एक बटन दबाकर पानी में मौजूद स्क्रैप शिप को बाहर निकाल लेता है। अब हम शिप के अंदर रोबोटनिक को देखते हैं जो अब काफी महीनों से शिप के अंदर ही रह रहा था और वो काफी ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से मोटा हो गया था। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा होता है। सोनिक और बाकी सभी उसे देखकर हैरान थे। सोनिक कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। स्टोन रोबोटनिक को बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कोई हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिसने आज रेस्टोरेंट पर एक रोबोट से अटैक किया। रोबोटनिक को इससे काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो जो कोई भी है मैं उसे बदला जरूर लूंगा और अब वो अपने एक रोबोट की एनर्जी की मदद से उनकी लोकेशन को ट्रैक करता है। सोनी की टीम जब रोबोटनिक के साथ काम करने का डिसाइड करती है ताकि वो शेडो को रोक सके। रोबोटनिक बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पर तुम्हारा पार्टनर बनूंगा और वो सोनिक से एक हेयर मांगता है। सोनिक उससे हेयर दे देता है जिससे शौक लेकर रोबोटनिक को काफी अच्छा लगता है। अब स्टोन उसे तैयार करता है। वहीं अब हमें शेडो को दिखाया जाता है जो उस लैब में पहुंच जाता है जहां उसे 50 साल पहले रखा गया था। उस जगह से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। उसे वहां मारिया का एक स्केटिंग शूज मिलता है और अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। मारिया डॉक्टर गेराल्ड की ग्रैंड डॉटर होती है जो अक्सर उस लैब में आया करती थी। शेडो एक डोम में बंद था। मारिया उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो ज्यादातर टाइम साथ में बिताने लगते हैं। शेडो पर उस लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते
रहते थे, जिससे वो अक्सर उदास रहता था। मारिया एक रात उसे चुपके से बाहर ले आई थी। वो दोनों साथ में खुले आसमान में तारों को देख रहे थे। मारिया पूछती है कि तुम किस स्टार से आए हो। शेडो बताता है कि मैं अपने घर के बारे में कुछ नहीं जानता। मारिया कहती है कि अर्थ ही अब तुम्हारा घर है। एक दिन जब वो अपने बनाए हुए घर में बैठे हुए थे, तब गेराल्ड वहां आए थे और उन्होंने कहा कि हमें जल्दी से निकलना होगा, और वहां से भागने लगे थे क्योंकि इस लैब को अब बंद किया जा रहा था। पर गेराल्ड ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि शेडो को कैद कर दिया जाएगा, इसलिए वो तीनों भाग रहे थे। एक सोल्जर उन पर अटैक करने वाला था, पर कमांडर वोल्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे गलती से वो गोली पास के कंटेनर पर लग गई थी और एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन हुआ। वो धमाका इतना ज्यादा था कि सभी को गहरी चोट आई। शेडो ने जब खुद को संभाला तो मारिया डॉक्टर गेराल्ड के पास पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी, जिससे गेराल्ड और शेडो पूरी तरीके से टूट चुके थे। उसके बाद डॉक्टर गेराल्ड को अरेस्ट कर लिया गया और शेडो को भी केज में बंद कर दिया गया। शेडो ये सब याद करके काफी इमोशनल हो जाता है। तभी उसे किसी की आहट आती है, पर वो प्रोफेसर गेराल्ड होता है। शेडो ने देखकर हैरान होता है। गेराल्ड कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम घर जरूर आओगे। शेडो कहता है कि मैं उस दर्द को नहीं भूल पा रहा, मुझे अक्सर मारिया की याद आती है। प्रोफेसर गेराल्ड कहते हैं कि उन लोगों की वजह से मारिया हमारे साथ नहीं है, हमें इन सभी लोगों को इसकी सजा देनी होगी। सोनिक और बाकी सभी उस जगह के अंदर आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जगह क्या है। सोनिक कहता है कि यह जगह एक पुराने मिलिट्री बेस की तरह लग रही है जो सालों से बंद पड़ी हुई है। वहाँ कई सारे रास्ते थे जिससे वो अलग अलग 3 ग्रुप में डिवाइड होकर आगे बढ़ते हैं। स्टोन और टेल्स एक साथ आगे बढ़ रहे थे। नकल्स अकेला आगे बढ़ रहा होता है। सोनिक को रोबोटनिक पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ था। नकल्स को भूतों से काफी डर लगता है, इसीलिए वो काफी डरा हुआ फील कर रहा था। तभी अचानक से शेडो उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब शेडो स्टोन और टेल्स के अचानक पीछे आ जाता है। वो दोनों काफी डर जाते हैं। शेडो ने उन्हें भी पकड़ लिया था। वहीं सोनिक और रोबोटनिक एक लैब में पहुंच गए थे। सोनिक को वहां मारिया का बनाया हुआ छोटा सा घर दिखाई देता है। साथ ही शेडो की वहां मारिया के साथ एक फोटो भी थी जिसमें वो दोनों खुश थे। सोनिक समझ जाता है पहले शेडो की एक फैमिली हुआ करती थी, और वो रोबोटनिक से कहता है कि तुमने क्या कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी भी एक फैमिली होती तो कैसा होता? हो सकता था कि तुम एक सुपर विलन नहीं होते। रोबोटनिक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कोई नहीं है और ये रोबोटनिक का नाम मेरे साथ ही खत्म होगा। सोनिक को पैरों के निशान दिखाई दिए थे जिसे वो फॉलो करते हुए बाहर आ गया था। ये वो जगह थी जहाँ शेडो को कैद करके रखा हुआ था। शेडो अचानक से सोनिक पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें वार्निंग से दी थी, और वो उसे पावरफुल पंच मारकर बेहोश कर देता है। वहीं रोबोटनिक को अपने एक रोबोट नजर आ गए थे जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। गेराल्ड रोबोटनिक भी वहां जाता है। वो एक गाना गा रहा था। रोबोटनिक उन्हें पहचान नहीं पाता और वो कहता है कि तुम एक चोर हो, पर इन एक रोबोट का असली क्रिएटर मैं हूँ। गेराल्ड उसे बताता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ और मेरा नाम गेराल्ड रोबोटनिक है। रोबोटनिक उन्हें देखकर काफी हैरान होता है, उसे विश्वास नहीं होता, पर जब वो उनसे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वो वास्तव में उसके ग्रैंडफादर हैं। वो उनसे मिलकर काफी खुश होता है, पर वो उनसे पूछता है आखिर आप थे कहाँ? गेराल्ड बताते हैं कि मैं 50 सालों तक एक सीक्रेट प्रिजन में कैद रहा, पर अब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। शेडो ने सोनिक, नकल्स और टेल्स को एक पिलर से बांध दिया था। सोनिक एक साथ 2 रोबोटनिक को देखकर चौंक जाता है। गेराल्ड कहते हैं कि हम दोनों एक रोबोटनिक से भी काफी बदतर हैं। सोनिक कहता है कि तुमने शेडो को कैद से आजाद किया। शेडो अब उनके पास मौजूद उस सीक्रेट वेपन की कार्ड को हासिल कर लेता है। शेडो बताता है कि गन ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे सब कुछ छीन लिया और अब मैं भी उनसे सब कुछ ले लूंगा। गेराल्ड कहते हैं कि ये सब हम एक लिप्स कैनन की मदद से करेंगे जो मेरे द्वारा बनाया गया एक पावरफुल वेपन है। जब मैं जेल में था तब मैंने अपनी फ्रीडम के बदले गवर्नमेंट से एक डील की थी और उनके लिए मेरे ये एक लिप्स कैनन बनाई, और ये दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है जो आज तक किसी ने नहीं देखा, और इसकी एक सिंगल स्ट्राइक से दुनिया के किसी भी कोने को खत्म किया जा सकता है जिससे वो पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी। और अब हम उस
एक्लिप्स कैनन की मदद से ही गन हेडक्वार्टर को बर्बाद करेंगे। सोनिक कहता है कि वो वेपन काफी पावरफुल है जिससे गन हेडक्वार्टर के साथ हजारों निर्दोष लोगों की जाने गई। गेराल्ड कहते हैं कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है और रोबोटनिक को बताते हैं कि इस एक्लिप्स कैनन की 2 की कार्ड है, एक हमें मिल चुका है और दूसरा गन हेडक्वार्टर में मौजूद है और अगर एक बार हमें दोनों चाबियां मिल गई तो मैं अपने उस एक्लिप्स वेपन पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा। अब रोबोटनिक अपने क्रेव शिप को वहां बुला लेता है जिनकी मदद से वो वहां से निकलने लगते हैं, पर शेडो निकलने से पहले वहां एक मार्बल बॉल को एक्टिवेट करके चला जाता है जो एक छोटे ब्लैक होल में बदल जाता है जो सभी चीजों को अंदर खींचने लगता है। सोनिक और उसके दोस्त भी उसकी तरफ जाने लगते हैं। वो काफी डर गए थे। नकल्स अपने दांतों से एक वायर को पकड़ लेता है पर अभी भी वो लटके हुए थे। सोनिक टेल्स के बैग में से एक रिंग निकालता है और उसे वो बाहर फेंक देता है जिससे उनके ब्लैक होल में जाने से पहले वो रिंग एक्टिवेट हो जाती है जिससे वो उस सीक्रेट लैब से बाहर निकल जाते हैं। वो तीनों काफी खुश हो रहे थे पर वो ब्लैक होल उस पूरे पहाड़ को ही निकल गया था। रोबोटनिक और गेराल्ड ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और अब उनकी शिप से वहां कोई भी लाइट फॉर्म डिटेक्ट नहीं हो रही थी जिससे उन्हें लग रहा था कि सोनिक और उसके दोस्त मारे गए। रोबोटनिक कहता है कि मैं उस ब्लू हेजॉग को कब से मारना चाहता था लेकिन ग्रैंडपा सिर्फ आपने एक दिन में ही उसे निपटा दिया। गेराल्ड कहते हैं माय बॉय, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम साथ मिलकर नष्ट ना कर पाए। स्टोन अब शिप की लोकेशन को गन हेडक्वार्टर की तरफ सेट कर देता है और उन्हें बताता है कि हमें कम से कम वहां पहुंचने में एक दिन का वक्त लगेगा। गेराल्ड रोबोटनिक से कहते हैं कि हम दोनों इस वक्त का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम खुद को और बेहतर तरीके से जान पाए और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके और तुम वो सब कर सकते हो जो तुम अपने ग्रैंडपा के साथ बचपन में करना चाहते थे। अब वो दोनों साथ में मस्ती करने लगते हैं। रोबोटनिक अपना बर्थडे मनाता है, अपने ग्रैंडपा के साथ क्रिसमस एंजॉय करता है। वो उन सभी चीजों को कर रहा था जो उसने बचपन में मिस की थी जिससे वो अपने ग्रैंडपा के साथ बहुत खुश था। पर स्टोन इससे खुश नहीं होता क्योंकि रोबोटनिक अपने ग्रैंडपा की वजह से उसे भूल गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि रोबोटनिक और हेरोल्ड VR हेडसेट की मदद से सभी चीजों को एंजॉय कर रहे थे। अब हमें टॉम और मेडी को दिखाया जाता है, वो साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है। सोनिक, नकल्स और टेल्स वहाँ जाते हैं। सोनिक टॉम और मेडी से कहता है कि मुझे एक सुपर डेंजरस टॉप सीक्रेट मिशन में आपकी मदद चाहिए। टॉम और मेडी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। टेल्स अब उन्हें अपना प्लान बताता है कि हमें गन हेडक्वार्टर में से एक की कार्ड हासिल करना है। सोनिक कहता है कि मेरे पास भी एक अच्छा प्लान है और वो बताता है कि मैं अपनी सुपर स्पीड में रन करूंगा और आसानी से उस कार्ड को ले आऊंगा। तो टेल्स कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि गन हेडक्वार्टर के बाहर एक एनर्जी शील्ड मौजूद है, अगर तुम उससे टकराए तो राख हो जाओगे। इसीलिए हमें पहले हेडक्वार्टर के अंदर घुसना होगा और उनके सर्वर में USB ड्राइव को इंजेक्ट करके इस शील्ड को बंद करना होगा। उस पेन ड्राइव से हमारे पास टावर का पूरा कंट्रोल आ जाएगा और यही वजह है कि हमें टॉम और मेडी की जरूरत है क्योंकि ये दोनों ही टावर के अंदर घुस सकते हैं। पर वहाँ की कार्ड तक पहुँचने के लिए तुम्हें कई सारे लेजर का सामना करना होगा जो तुम्हें कई सारे टुकड़ों में काट सकती है और डेटाबेस में उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए कोई नहीं जानता कि वहाँ अंदर क्या होगा। मेडी कहती है कि इस प्लान में जान का भी काफी खतरा है, इसीलिए मेरे पास एक सिंपल प्लान है। हमें सोनिक को वापस से मास्टर एमरल्ड का इस्तेमाल करने देना होगा जिससे वो सुपर सोनिक में बदल जाएगा और वो आसानी से उस की कार्ड को हासिल कर सकता है। सोनिक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मास्टर एमरल्ड काफी पावरफुल है और हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, इसीलिए उसकी लोकेशन भी सिर्फ नकल्स को ही पता है। नकल्स कहता है कि मैं मास्टर एमरल्ड का गार्डियन हूँ और जो कोई भी उस एमरल्ड को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा वो दुश्मन होगा। सोनिक टॉम और मेडी से कहता है कि तुम दोनों ने हमेशा मुझे सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया और टेल्स के द्वारा बताया गया प्लान ही सही रास्ता है। टॉम और मेडी भी मान जाते हैं। वहीं अब हमें लंदन के गन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, पर अब वहाँ रोबोटनिक, शेडो और बाकी साथियों के साथ पहुंच चुका था। शेडो गेराल्ड से कहता है कि गन हेडक्वार्टर ठीक हमारे सामने है, मुझे
अंदर जाने दो, मैं वो दूसरी चाबी भी हासिल कर लूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं बदला लेना चाहता हूँ। गेराल्ड कहते हैं कि तुम्हें संयम से काम लेना होगा, इस काम को हमें हैंडल करने दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम इस पूरी दुनिया से इस तरह बदला लेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। रोबोटनिक कहता है कि ग्रैंड डैडी, मैंने पहले से ही अंदर जाने की तैयारी कर ली है और स्टोन से अपने बनाए हुए सूट मंगवाता है। अब वो गेराल्ड के साथ वहाँ से निकल जाता है। स्टोन भी शेडो के साथ नीचे सीवर लाइन में मौजूद क्रेव शिप में आ जाता है। सोनिक भी अपने साथियों के साथ लंदन पहुंच गया था। उन सभी ने प्लान के मुताबिक अपनी पोजीशन ले ली थी। सोनिक एक बड़े से फेरिस व्हील पर मौजूद था। टॉम और मेडी गन हेडक्वार्टर के सामने मौजूद थे और वो अंदर जाने के लिए तैयार थे। टेल्स उन्हें कहता है कि हम सभी को अपना प्लान अच्छे से पता है। टॉम और मेडी, तुम्हें यूएसबी ड्राइव को डेटाबेस में लगाना है जिससे मैं सारे ट्रैप बंद कर दूंगा और सोनिक दूसरी लॉन्च की को हासिल कर लेगा। अब टॉम और मेडी टेल्स के बनाए हुए डिवाइस को अपनी कॉलर पर लगा लेते हैं, जिससे मेडी रेचल का बेस ले लेती है और टॉम रेंडल का बेस लेता है, क्योंकि रेंडल गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशन में ही काम करता था। अब वो दोनों गन हेडक्वार्टर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो ऑफिसर को बताता है कि मैं अपनी वाइफ को आज डिनर के लिए लेकर आया था, इसीलिए आप प्लीज हमें अंदर जाने की परमिशन दे दीजिए। पर वो ऑफिसर उसे इजाजत नहीं देता, क्योंकि शेडो की वजह से उन्होंने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था। पर रेचल चालाकी से काम लेती है। वो बोलती है कि तुम शायद यहाँ नए आए हुए लगते हो और वो उस पर गुस्सा करने लगती है, जिससे वो ऑफिसर उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। वो दोनों अंदर आकर अपने असली रूप में आ जाते हैं। टेल्स उन्हें बताता है कि सर्वर के 7th रो में एक कैबिनेट है जहाँ तुम्हें यूएसबी ड्राइव लगाना है। वो दोनों ऐसा ही करते हैं, जिससे अब टेल्स उस पूरे हेडक्वार्टर को कंट्रोल करने लगता है। टॉम और मेडी काफी खुश होते हैं और अब टेल्स से बाहर मौजूद सेंसर्स को बंद करने लगता है। पर तभी टॉम और मेडी देखते हैं कि वहाँ एक और यूएसबी ड्राइव लगा हुआ है जिस पर रोबोटनिक का सिंबल था, जिससे वो परेशान होते हैं और टेल्स को पता चल जाता है कि रोबोटनिक और गेराल्ड पहले से ही हेडक्वार्टर में एंटर कर चुके हैं। उन दोनों ने सूट की मदद से खुद को छिपा लिया था, जिससे वो आसानी से अंदर बढ़ते जा रहे थे। सूट की वजह से लेजर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी और वो डांस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। टेल्स को ये भी पता चल जाता है कि शेडो और स्टोन सीवर लाइन में मौजूद था और वो उस लाइन में पानी को छोड़ देते हैं, जिससे उनकी शिप पानी के साथ ही बहने लगती है और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सोनिक तेजी से मूव करता है और वो टेल्स की मदद से गन हेडक्वार्टर की शील्ड को पार करके अंदर पहुंच जाता है। सोनिक को देखकर रोबोटनिक और गेराल्ड उस एक्लिप्स कैनन की सेकंड की कार्ड की तरफ भागने लगता है, पर वहाँ एक ट्रैप मौजूद था जिससे ग्रेविटी हाई होने की वजह से वो जमीन पर चिपक जाते हैं। शेडो उनका मजाक उड़ाने लगता है, पर तभी सोनिक हवा में फ्लोट करने लगता है। सोनिक को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है कि मैं हवा में क्यों तैर रहा हूँ। दरअसल रॉकवेल पहले से ही वहाँ मौजूद थी और उसने ही वो ट्रैप बिछाया था। वो बताती है कि इस वॉल्ट में काफी तरह की ग्रेविटी मौजूद है। ग्रीन कलर में ग्रेविटी काफी लो हो जाती है और रेड कलर में ग्रेविटी काफी ज्यादा हो जाती है। मैं पहले से ही जानती थी कि तुमने कमांडर वोल्टर को मारकर पहली चाबी हासिल कर ली और तुम दूसरी चाबी भी लेने जरूर आओगे, और अब तुम मेरे प्लान में फंस चुके हो। और अब बाकी के सोल्जर भी वहाँ जाते हैं। उन्होंने टॉम और मेडी को भी पकड़ लिया था और वो उन सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं। सोनिक जानता था कि अगर उसने दूसरी चाबी हासिल नहीं की तो रोबोटनिक शेडो की मदद से दूसरी चाबी हासिल कर लेगा, इसीलिए उसने बैकअप प्लान के तौर पर नकल्स को पहले ही तैनात कर रखा था। और अब वो फुल स्पीड में उस तरफ आता है और जोरदार ब्लास्ट के साथ वहाँ पंच मारता है, जिससे डायरेक्ट रॉकवेल दूर जाकर गिरती है। और अब शेडो के पास उस वाल्ट का रिमोट आ जाता है। वो बोलता है कि टीम नकल्स को कोई नहीं रोक सकता। सोल्जर्स उन पर फायर करने लगते हैं। सोनिक नकल्स को ग्रेविटी ऑफ करने के लिए कहता है, पर नकल्स रिमोट को ही तोड़ देता है, जिससे वहाँ सारे ग्रेविटी पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सभी सोल्जर्स और रॉकवेल भी ग्रेविटी की वजह से ऊपर उड़ने लगती है और कुछ सोल्जर्स नीचे चिपक गए थे। टॉम, मेडी और टेल्स भी वहीं चिपक गए थे। तभी रॉकवेल देखती है कि वो एक्लिप्स कैनन की दूसरी की कार्ड भी हवा में फ्लोट कर रहा है। वो उसे लेने जाती है, पर उस कार्ड के साथ वो भी नीचे चिपक जाती है। रोबोटनिक और रॉकवेल दोनों खिसकते हुए उसकी कार्ड को लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी ऊपर मौजूद छत का मलबा टॉम और मेडी पर गिरने वाला होता है, जिसमें काफी सारे नुकीले वायर्स भी मौजूद थे। सोनिक ये देख रहा था और वो अपने दोस्तों को मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करता है और उस ग्रेविटी का विरोध करते हुए फुल
फुल स्पीड में स्पिन करता है जिससे वो उस मलबे को पंच करके तोड़ देता है। सोनिक की एनर्जी की वजह से वहाँ मौजूद ग्रेविटी फील्ड भी बंद हो गया था। सभी दूर गिर गए थे। रॉकवेल ने उसकी कार्ड को हासिल कर लिया था। सोनिक दूर गिरकर बेहोश हो गया था। टॉम मेडी उसके पास जाकर उसे संभालते हैं और जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। तभी वो देखते हैं कि रॉकवेल को चाबी मिल चुकी है। टॉम को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उससे चाबी को हासिल कर सकता हूँ, और वो तेजी से रॉकवेल के पीछे जाता है और उसके आगे कमांडर वोल्टर्स का रूप लेकर आ जाता है। रॉकवेल उन्हें देखकर हैरान होती है। वो पूछती है कि सर आप आखिर जिंदा कैसे हैं? कमांडर वोल्टर्स कहते हैं कि आखिर मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता था, मैं उस चाबी को गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकता। और अब वो उसे दूसरी की कार्ड मांगते हैं। डायरेक्टर रॉकवेल को लग रहा था कि वो वाकई वोल्टर्स है, जिससे वो उन्हें की कार्ड दे देती है। और अब टॉम के पास की कार्ड आ चुका था, पर अब शेडो वहां जाता है। टॉम गलती से कमांडर वोल्टर्स में बदल गया था और शेडो को उनसे बदला लेना था, क्योंकि उनकी वजह से ही मारिया आज उसके साथ नहीं थी। और वो तेजी से उन्हें पंच मारने जाता है, जिससे टॉम को काफी तेज चोट लगता है, जिसका वो विरोध नहीं कर पाता और दूर जाकर गिरता है। शेडो उस दूसरे की कार्ड को ले लेता है और अब टॉम अपने असली रूप में आ जाता है। शेडो ये देखकर हैरान होता है। सोनिक भी वहां जाता है और जब वो टॉम को वहां गिरा हुआ देखता है तो परेशान हो जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर टॉम की हालत काफी ज्यादा खराब थी। सोनिक गिड़गिड़ा रहा था। उसे इस हालत में देखकर शेडो को भी पुरानी बातें याद आती है, जब मारिया ने उनके हाथों में दम तोड़ दिया था। सोनिक शेडो से पूछता है कि तुमने टॉम के साथ आखिर क्या किया? शेडो अब की कार्ड लेकर वहाँ से निकल जाता है। मेडी भी वहाँ जाती है। वो टॉम को संभालती है, पर टॉम होश में नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे एम्बुलेंस से मेडी हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहीं गन फैसिलिटी के सोल्जर्स ने रोबोटनिक और गेराल्ड को पकड़ लिया था, पर शेडो वहाँ आकर उन सभी सोल्जर्स को पंच मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को बचा लेता है और उन्हें बताता है कि मुझे एक्लिप्स कैनन की दूसरी चाबी भी मिल चुकी है। गेराल्ड और रोबोटनिक काफी खुश होते हैं। अब उनके पास दोनों चाबियां मौजूद है। वो शेडो की मदद से टेलीपोर्ट होकर उस एक्लिप्स कैनन के अंदर आ जाते हैं। गेराल्ड कहता है कि मैंने गन के साइंटिस्ट को जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही इस स्पेसक्राफ्ट को बनाया है। रोबोटनिक उस कैनन को देखकर काफी खुश होता है और अब गेराल्ड उसे अपने बनाए हुए नए सूट भी दिखाता है, जिसे देखकर रोबोटनिक और ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों उस सूट को पहन लेते हैं। वहीं वो क्रेब शिप पानी में डूब गया था, पर शेडो ने एजेंट स्टोन को नहीं बचाया होता। वो खुद बचकर किनारे पर निकल आता है। उसे पता था कि जरूर गेराल्ड और शेडो मिलकर कुछ बुरा प्लान कर रहे हैं, इसीलिए वो रोबोटनिक को कॉल करता है और उसे बताता है कि डॉक्टर मुझे लग रहा है कि आपके ग्रैंडपा हमें पूरी बात नहीं बता रहे और जरूर उनका प्लान कुछ और ही है। पर रोबोटनिक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि तुम शुरुआत से ही मेरे ग्रैंडपा से काफी जेलस फील कर रहे थे और अब तुम मुझे उनके खिलाफ भड़का रहे हो। अब से तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वो उसके नंबर को ब्लॉक कर देता है। अब गेराल्ड और रोबोटनिक उसकी कार्ड को लगातार एक्लिप्स कैनन को ऑन कर देते हैं, जिससे अब शिप पानी से बाहर निकल कर आने लगती है। वो शिप काफी विशालकाय थी, जिसे सभी देखकर हैरान रह जाते हैं और अब वो शिप स्पेस की तरफ ऊपर बढ़ रही थी। वहीं सोनिक टॉम की वजह से काफी परेशान था, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में उसे खोना नहीं चाहता था। टेल्स उसे कहता है कि वो ठीक हो जाएगा। सोनिक कहता है कि टॉम ने मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाली और अभी वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है और अब मुझे कुछ भी करके शेडो को रोकना होगा। अब मुझे मास्टर एमरल्ड की जरूरत है। नकल्स कहता है कि हम सभी ने साथ में शपथ ली थी कि हम मास्टर एमरल्ड का इस्तेमाल कभी भी बदले के लिए नहीं करेंगे। सोनिक कहता है कि मुझे अभी कुछ नहीं सुनना। टेल्स कहता है कि तुमने ही पहले बोला था कि हम एमरल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोनिक बताता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अकेले शेडो को रोक लूंगा। टेल्स कहता है कि हम तीनों एक टीम है। सोनिक गुस्से में था और नकल्स से कहता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो कि वो एमरल्ड कहाँ है। नकल्स भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि सोनिक तुम बदले की आग में अंधे हो चुके हो और अभी तुम सही फैसला लेने की कंडीशन में नहीं हो। टेल्स उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है और वो सोनिक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम टॉम की वजह से परेशान हो, पर सोनिक कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बता दो कि मास्टर एमरल्ड कहाँ है। नकल्स शांत हो जाता है और बोलता है कि हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और वो
उसे मास्टर एमरल्ड की लोकेशन बता देता है जो पुलिस ऑफिसर वेट के पास था और वो पुलिस स्टेशन के टेरिस पर मास्टर एमरल्ड के साथ खेल रहा होता है। सोनिक भी अब वहाँ रिंग की मदद से आ जाता है। वो वेट से कहता है कि मुझे मास्टर एमरल्ड चाहिए और वो तेज स्पीड में उससे वो मास्टर एमरल्ड ले लेता है। अब सोनिक उस मास्टर एमरल्ड के साथ अपनी बॉडी को फ्यूज कर लेता है। वो मास्टर एमरल्ड सभी एलिमेंट क्रिस्टल में बदलकर सोनिक को पावर देते हैं और अब सोनिक सुपर सोनिक में बदल जाता है, जिससे अब मौसम बिगड़ने लगा था और सोनिक अब फुल स्पीड में ऊपर की तरफ जाने लगता है। अब हर जगह न्यूज में यह खबर फैलने लगती है कि गन के द्वारा जिस स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया गया था उसे दो सन की साइंटिस्ट गेराल्ड और रोबोटनिक के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। इसलिए अब सभी लोगों को शेल्टर में जाने के ऑर्डर दिए जाने लगे थे, क्योंकि सभी जानने लगे थे कि इस एक्लिप्स कैनन की मदद से पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो स्पेसक्राफ्ट अब स्पेस में पहुंच गया था। गेराल्ड उसे एक्टिवेट करने लगता है और शेडो से बोलता है कि अब वक्त आ गया है, हम इस दुनिया के सभी लोगों से मारिया की मौत का बदला लें। शेडो को ये ठीक नहीं लग रहा था। वो कहता है कि प्रोफेसर, क्या वास्तव में मारिया को यही चाहिए था? गेराल्ड कहता है कि सवाल ये नहीं है कि मारिया क्या चाहती थी, बल्कि यह है कि इन लोगों ने मारिया के साथ जो किया, अब इन लोगों को इसका पछतावा होगा और ये सभी लोग सिर्फ मरना डिजर्व करते हैं। शेडो को भी पुरानी बातें याद आने लग जाती है कि कैसे जब वो लैब से भाग रहे थे तो वो एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते थे, पर उस ब्लास्ट की वजह से मारिया की जान चली गई। शेडो अब फुल स्पीड में उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर रन करने लगता है। इससे वो उस स्पेसक्राफ्ट को पावर देकर चार्ज कर रहा था। रोबोटनिक पूछता है कि ग्रैंडपा, आखिर आप करना क्या चाहते हो? गेराल्ड बताता है कि हम केओस एनर्जी के साथ कोर को फ्यूज कर रहे हैं, जिससे ये एक्लिप्स कैनन अटैक के लिए तैयार हो जाएगी और हम इस पूरे अर्थ प्लेनेट को मलबे के एक ढेर में बदल लेंगे और हम भी इस अटैक में मारे जाएंगे। रोबोटनिक इससे शॉक हो जाता है और बोलता है कि हम पृथ्वी को तबाह नहीं कर सकते, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों पर शासन कर सकते हैं। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। गेराल्ड बोलता है कि मानवता एक असफल हुए एक्सपेरिमेंट की तरह है और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि आज तक इस दुनिया ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और अर्थ पर कोई भी नहीं है जिससे तुम्हारी परवाह हो। तो रोबोटनिक कहता है कि मेरे पास आप हो, हम एक फैमिली है और हम साथ रह सकते हैं और एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। गेराल्ड कहते हैं कि मुझे सिर्फ मारिया की परवाह थी, पर अब वो मर चुकी है और तुम मारिया नहीं हो, और जब वो मारी गई तो मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं इस दुनिया के लोगों से मारिया की मौत का बदला लूं। अब मैं सभी लोगों को जलाकर राख कर दूंगा। शेडो भी वहां जाता है। वो बताता है कि मैंने केओस एनर्जी से पूरे स्पेसक्राफ्ट को भर दिया है। गेराल्ड अब फायरिंग सीक्वेंस को तैयार करने लगता है और अब 10 मिनट में वेपन पूरी तरीके से चार्ज होकर अर्थ पर अटैक करेगा। तभी वो देखते हैं कि एक एनर्जी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है, जो और कोई नहीं बल्कि सोनिक था। रोबोटनिक को इस बारे में पता चल जाता है क्योंकि उसके पास मौजूद सोनिक का हेयर ग्लो करने लगा था। सोनिक फुल स्पीड में स्पेसक्राफ्ट में छेद करते हुए शेडो को बाहर ले आता है और उसे पीटते हुए कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को चोट पहुंचाई। शेडो कहता है कि अब तुम मेरे गुस्से को समझ सकते हो। इस दुनिया के लोगों ने मारिया को मुझसे छीन लिया और मैं 50 सालों से इसी दर्द में जी रहा था। तुमने भी मेरे जैसा ही रास्ता अपनाया। टॉम को दर्द में देखकर तुम मुझे मारने आ गए। उनके बीच में फाइट होने लगती है। वो फाइट करते हुए अर्थ पर आ गए थे। शेडो उस पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे सोनिक की बॉडी में मौजूद केओस एमरल्ड एलिमेंट स्टोन के रूप में बाहर निकल जाता है। सोनिक नॉर्मल हो जाता है। वो 7 स्टार अब शेडो की नजर में भी आ गए थे। वो दोनों फुल स्पीड में उन्हें लेने के लिए जाने लगते हैं, जिससे काफी फियर्स एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि उन दोनों के पास आधे आधे एमरल्ड आ गए थे, जिससे सोनिक के साथ साथ अब शेडो भी सुपर हेजोग में बदल चुका था। सोनिक जब उस पर पावरफुल अटैक करने आता है तो शेडो उसे अब आसानी से रोक लेता है और कहता है कि तुम हमेशा से एक चीज के बारे में सही थे कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ चुका है। शेडो सोनिक को पीटने लगता है। उसकी फाइट इतनी इंटेंस हो गई थी कि उनके टकराने से पहाड़ भी टूट रहे थे, साथ ही धरती में भी क्रैक क्रिएट होने लगे थे। वो एक पल में ही एक धरती के एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहे थे। वहीं रोबोटनिक भी नहीं चाहता था कि उसके ग्रैंडपा अर्थ को बर्बाद कर सके। वो उन पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। गेराल्ड कहते हैं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो? रोबोटनिक कहता है कि मैं आपके इविल प्लान को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा।
दूंगा। पर गेराल्ड का सूट एक सुपर सूट था और वो जेट को एक्टिवेट करके रोबोटनिक को पकड़ लेते हैं, जिससे अब उन दोनों के बीच भी फाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। गेराल्ड अपने हैंड को एक जायंट फिस्ट में बदल लेते हैं और रोबोटनिक को मारने लगते हैं। वहीं सोनिक और शेडो में जबरदस्त फाइट चल रही थी। शेडो सोनिक को नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, कि क्या उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर तुम अपने गुस्से में इतने अंधे हो गए कि उन्हें भी छोड़कर यहाँ बदला लेने आ गए। सोनिक बोलता है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलो, पर शेडो फिर भी बाज नहीं आता और उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम तो अपने दोस्त टॉम को भी बचा नहीं पाए। सोनिक को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उस पर एक फुल पावर पंच से अटैक करता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि उसके अटैक से शेडो डायरेक्ट मून पर जाकर गिरता है और अब उसके पास से मास्टर एमरल्ड पावर भी चली गई थी, क्योंकि एनर्जी अब सोनिक के अंदर आ चुकी थी। सोनिक उसे मारने लगता है पर उसे मार नहीं पा रहा था। अच्छाई जो उसके अंदर मौजूद थी वो उसे रोक रही थी। शेडो से उकसाने लगता है कि मुझे खत्म कर दो, मैं भी अब जिंदा नहीं रहना चाहता। सोनिक को टॉम की बात याद आने लगती है कि कभी भी हमें गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए और हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, जिससे अब सोनिक रुक जाता है और शेडो से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी को मार डालूं। शेडो को समझ नहीं आता। वो बोलता है कि तुम जीत गए, तुम मुझे मारकर अपना बदला ले सकते थे। सोनिक कहता है कि बदला लेने से कोई फायदा नहीं होता, बस हमें इस बात की परवाह करनी चाहिए कि जिससे हम प्यार करते हैं वो आखिर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शेडो को भी स्टार को देखकर मारिया की बातें याद आने लगती है और सोनिक को बताता है कि आखिर बार जब मैं मारिया के साथ बैठकर तारे देख रहा था तब वो मेरे साथ थी, पर मैंने काफी सालों से दर्द सहा था। सोनिक बोलता है कि मैंने भी लॉन्ग क्लो को खोया है और मैं इस दर्द को महसूस करता हूँ, पर हम दर्द को बुलाकर भी आगे बढ़ सकते हैं और इस दर्द से ही हमें एहसास होता है कि हमें अपनों से कितना प्यार करते हैं। भले ही मारिया चली गई हो, लेकिन उसका प्यार हमेशा तुम्हारे लिए बना रहेगा। शेडो को भी समझ आ जाता है कि मारिया ने कहा था कि तारे के गायब होने के बावजूद भी उसकी रोशनी दुनिया को चमका देती है, जिससे उसे एहसास था कि वो अर्थ को मिटाकर सही नहीं कर रहे। मारिया कभी भी ऐसा नहीं चाहती। मैं बदले की भावना में बिल्कुल अंधा हो चुका था, जिससे मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सोनिक उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हमेशा हमारे पास एक रास्ता जरूर होता है और अब हम दोनों को मिलकर ही सब कुछ ठीक करना होगा। सोनिक अब आधे मास्टर एमरल्ड को उसके साथ शेयर करता है, जिससे वो दोनों सुपर हेजोक्स में बदल जाते हैं और तेजी से एक्लिप्स कैनन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं रोबोटनिक और गेराल्ड मेंटिस और स्कॉर्पियन में बदलकर फाइट कर रहे थे, लेकिन गेराल्ड जीत जाते हैं और रोबोटनिक को नीचे अर्थ की तरफ फेंक देते हैं। गेराल्ड देखता है कि शेडो भी सोनिक के साथ मिल चुका है, इसलिए वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए अपने कई सारे ड्रोइड को भेज देता है। सोनिक और शेडो मिलकर उन्हें नष्ट करने लग जाते हैं और वो फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, पर उन ड्रोइड की संख्या काफी ज्यादा थी। सोनिक और शेडो एक दोस्त की तरह साथ मिलकर अब उन रोबोट्स का खात्मा कर रहे थे। वहीं टेल्स और नकल्स भी स्पेसक्राफ्ट पर आ चुके थे, जिन्होंने रोबोटनिक को बचा लिया था। रोबोटनिक गेराल्ड पर सोनिक के हेयर से अटैक करता है। सोनिक का हेयर इतना पावरफुल था कि गेराल्ड उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से सीधे केओस एनर्जी में चला जाता है, जिससे वो मारा जाता है। टेल्स इससे खुश होता है और रोबोटनिक को कहता है कि हमें इस एक्लिप्स कैनन को रोकना होगा, लेकिन अब टाइम पूरा हो चुका था और अब एक बीम एनर्जी के रूप में अर्थ पर अटैक होने वाला था। अर्थ पर से भी लोग उस एनर्जी को देख पा रहे थे। शेडो सोनिक से कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो सोनिक और शेडो अब पल्स एनर्जी को रोकने के लिए उसके सामने चले जाते हैं और अपनी पूरी पावर से उसे अर्थ पर जाने से रोकने लगते हैं, पर इससे उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी। टेल्स रोबोटनिक से कहता है कि क्या हम अर्थ पर इस फायरिंग को होने से नहीं रोक सकते। रोबोटनिक कहता है कि मैं इसे रोक नहीं सकता, पर मैं इसे अर्थ से डाइवर्ट कर सकता हूँ, और अब वो उस स्पेसक्राफ्ट को ऑन करके उसे मोड़ने लग जाते हैं। सोनिक की पावर खत्म होने लगी थी और अब वो नीचे गिरने लग जाता है, पर वो शिप का रुख बदल चुका था, जिससे उस डेथ रे का अटैक मून पर होता है। टेल्स देखता है कि सोनिक नीचे गिर रहा है, इसलिए वो रिंग लेकर स्पेसक्राफ्ट से नीचे कूद जाता है और सोनिक की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो एक्लिप्स कैनन में अभी भी काफी ज्यादा केओस एनर्जी भरी हुई थी और अब शिप नष्ट होते हुए अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। शेडो रोबोटनिक के पास पहुंच जाता है। रोबोटनिक उसे बताता है कि रिएक्टर कोड ओवरलोड हो रहे हैं,
जिससे ये एक्लिप्स कैनन धरती पर टकरा जाती है, जो काफी सारे लोगों की मौत का कारण बनेगी और कई सालों तक धरती पर जहरीली बारिश होगी। शेडो से कहता है कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, तुम्हें रिएक्टर को थोड़ी देर तक एक्सप्लोड होने से रोककर रखना होगा और मैं इस शिप को धरती के ग्रेविटी फील्ड से दूर ले जाऊंगा और यही हमारा आखिरी मौका है जिससे हम दुनिया को बचा सकते हैं और ये सिर्फ हम दोनों ही कर सकते हैं। रोबोटनिक में भी जोश आ जाता है क्योंकि वो भी दुनिया को बचाने में मदद करना चाहता था और अब वो रिएक्टर को स्टेबलाइज करने लग जाता है और शेडो उस स्पेसक्राफ्ट को धक्का देकर उसे दूर धकेलने लगता है। अब रोबोटनिक को एहसास था कि उसने एजेंट स्टोन की बात ना मानकर बहुत गलत किया। वो अपने मार्बल डिवाइस की मदद से आखिरी लाइव स्ट्रीम करता है जिसमें वो स्टोन को बताता है कि भले ही मैं इस दुनिया पर रूल नहीं कर सका, पर कम से कम मैं इस दुनिया को बचा तो सकता ही हूँ और ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने हर वक्त मेरी परवाह की और तुम मेरे एक दोस्त की तरह हो। स्टोन ये देखकर इमोशनल हो जाता है और अब वो एक्लिप्स कैनन ब्लास्ट हो जाती है जिसके साथ रोबोटनिक मारा जाता है। शेडो भी उस धमाके की चपेट में आ गया था। वहीं टेल्स सोनिक के पास पहुंच गया था, पर ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो भी बेहोश होने लगता है, पर नकल्स वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। रिंग की मदद से पोर्टल खोलकर वो तीनों सेफली अर्थ पर लैंड हो जाते हैं। तीनों उस ब्लास्ट को देखकर परेशान थे। टेल्स कहता है कि शेडो और रोबोटनिक ने सभी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। सोनिक टेल्स और नकल्स से माफी मांगता है और कहता है कि गुस्से में मैंने तुम दोनों की बात नहीं मानी, पर अब मैं मानता हूँ कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं और क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। वो दोनों से हक कर लेते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सोनिक अपने दोस्तों के साथ वापस से पिकनिक के लिए आया होता है और अब टॉम भी ठीक हो चुका था, पर उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। सोनिक और बाकी सभी उसे देखकर काफी खुश होते हैं और अब सोनिक, नकल्स और टेल्स वापस से रेस लगाने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर अब हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि सोनिक रेस के दौरान बहुत जल्दी फिनिश लाइन पर पहुंच गया था, पर उस पर एक मेटल सोनिक रोबोट अटैक करता है। सोनिक फास्ट स्पीड में उसके अटैक से बच गया था, पर वहां काफी सारे मेटल सोनिक रोबोट थे जो सोनिक पर अटैक करने लगते हैं, पर एमी रोज वहां गई थी जो उन सभी को खत्म कर देती है।